Good morning, dear students. So today we will take the third stanza of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. तो ये जो आपके पाठ्यक्रम में अंग्रेजी की दूसरी कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आप पहले ही इसके दो स्टैंजा पढ़ चुकी हैं। आज हम तीसरा स्टैंजा लेंगे और इसके पहले कि मैं तीसरा स्टैंजा आपको पढ़ाना शुरू करूं, आपको क्विकली जो पहले के दो स्टैंजाज हैं उनका उनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको रिव्यू करना होगा। तो अभी आपने देखा कि कवि ने पहले स्टैंजा में जो टायरोलीज वैली में स्लम एरिया के बच्चों के लिए एलिमेंट्री स्कूल है उसके क्लासरूम का वर्णन किया है और उस क्लासरूम में किस किस तरह के बच्चे हैं, उनकी कंडीशन कितनी मेजरेबल है, उसका वर्णन उन्होंने किया। उसके बाद क्लासरूम का जो इनसाइड डिस्क्रिप्शन है वो आपने देखा कि वॉल जो है वो साफ क्रीम कलर की हैं और certain donations are pasted on the walls and in the end of the second stanza you have seen that these slum children who are coming to this elementary school they have no future, their future is sealed, they have no hope, no opportunity in life. अब तीसरे स्टैंजा में कवि शुरुआत करता है उन डोनेशंस को एक्सप्लेन करके। आपने इसके पहले स्टैंजा में पढ़ा कि कुछ लोगों ने उस स्कूल को कुछ चीज़ें डोनेट की हैं और वो डोनेशंस इन बच्चों के क्लासरूम की वॉल्स पे पेस्ट की गई। अब उसमें आपने पढ़ा था कि एक पिक्चर है शेक्सपियर की, शेक्सपियर के हेड का पिक्चर किसी ने डोनेट किया है। तो कवि कहता है कि श्योरली, निश्चित तौर पर, देयर इज नो डाउट इन दिस, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर एक बुरा इंसान है। तो कवि इस बारे में आश्वस्त है कि निश्चित तौर पर ये जो बच्चे इस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने आते हैं उनके लिए शेक्सपियर की जो शेक्सपियर के हेड की जो तस्वीर लगाई गई है वॉल पे, ये देख करके इनको लगता होगा कि शेक्सपियर एक बहुत बुरा इंसान है। और कभी श्योरली शब्द का प्रयोग करता है, कहता है कि मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं, निश्चित तौर पर इन बच्चों को शेक्सपियर की ये तस्वीर बुरी लगती होगी। इसका मतलब क्या है? The poet wants to say that Shakespeare is a writer who has not mentioned these slum children in any of his books. या इसका एक तात्पर्य कि these students they do not hail from well-to-do families, ये बहुत अमीर परिवारों से नहीं है, इनके परिवारों में शेक्सपियर पर कोई चर्चा नहीं होती। तो निश्चित तौर पर ये शेक्सपियर को एक बुरा इंसान मानते होंगे। एक तीसरा कारण भी इसका है, एक ऐसा बच्चा जिसकी ज़िंदगी में निराशा ही निराशा हो, गरीबी हो, अंधेरा हो, कोई भी अच्छी चीज़ जिसके जीवन में न हो, जिसको किसी से प्यार न मिलता हो, वो पूरी संपूर्ण मानवता के प्रति उसके हृदय में एक घृणा का भाव भर जाता है। वो किसी को रेडिली एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसी को वेलकम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसको किसी को वेलकम करने की इजाज़त नहीं देती। वो चिढ़ा हुआ है, वो टूटा हुआ है। एक टूटा हुआ और चिढ़ा हुआ इंसान कभी किसी को वेलकम नहीं कर सकता। और इस संदर्भ में मुझे ये व्याख्या ज़्यादा प्रासंगिक लगती है कि these slum children are badly torn by poverty. They have not seen people getting welcomed in their families. So they have developed a kind of hatred
to the human being. This is this is the reason that they are not accepting the head picture of Shakespeare painted on the wall of their school classroom. तो वो कवि कहता है कि निश्चित तौर पर शेक्सपियर इनके लिए एक बुरा इंसान है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप लगाया गया है इनके क्लासरूम की वॉल पर जिसको किसी ने डोनेट किया है, वो भी इनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? आपने देखा होगा कि क्लास में जो टीचर हैं वो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इज ऑलवेज गिवन टू मेक यू अंडरस्टैंड एनीथिंग प्रॉपरली। उदाहरण दिया जाता है किसी चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो वो जो मैप लगा है इन बच्चों के क्लासरूम में वॉल पे, वो मैप इस उद्देश्य से लगाया गया है कि ये बच्चे इस मैप के जरिए अपनी बियॉन्ड जो एक दुनिया है, बड़ी दुनिया है, उसके बारे में ये जानेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। दीज चिल्ड्रेन आर नॉट लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस मैप। ये बच्चे इस मैप से कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो ये जो मैप का एग्जाम्पल है जो इन्हें लर्न करने के लिए लगाया गया है, तो दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस मैप एंड दिस मैप इज अ बैड एग्जाम्पल टू देम। ये उदाहरण इन पर काम नहीं करता, ये बैड एग्जाम्पल है इनके लिए। अब ये दोनों बातें कहकर कवि क्या कहना चाहता है? कवि सिंपली एक बात कहना चाहता है कि ये बच्चे जो इनके कमरे की दीवारों पे डोनेशंस लगे हैं, जिनका उद्देश्य इनको प्रॉपरली एजुकेट करना है, देश दुनिया की जानकारी देनी है, ये उन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इनके जीवन की परिस्थितियां इन चीज़ों से इनको रिलेट नहीं करने दे रही हैं। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, बल्कि इन चीज़ों का इनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। ये जो डोनेशंस हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जो तस्वीरें हैं जिसमें शिप्स हैं, जहाज की तस्वीरें हैं, सन आपने पहले देखा होगा उगते हुए सूरज का संदर्भ है डॉन में, एंड लव का मतलब जो टायरोलीज वैली में फ्लावर्स और बेल्स का वर्णन किया गया है, उसका उद्देश्य है कि इन चीज़ों को देख करके ये बच्चे प्रकृति के प्रति अपने हृदय में प्रेम पैदा कर सकें। they can learn how to love the nature। लेकिन ये जो इनके डोनेशंस हैं उनमें जो शिप्स हैं, जो सूरज है और जो प्रेम का संदर्भ है, जिसका उद्देश्य इनको प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाना है, ये इनको टेम्प्ट करती हैं स्टील करने के लिए। इनको देख करके ये एजुकेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनके मन में लालच पैदा हो रही है टू स्टील देम, कि वो इन पेंटिंग्स को, इन चित्रों को चुरा ले जाए। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि इनके जीवन की परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि इन्हें जो भी चीज़ अच्छी लगती है उन चीज़ों से सीखने के बजाय ये उसको एक दूसरे ढंग से पाना चाहते हैं, जो गलत तरीका है, ये उसको चुरा लेना चाहते हैं। तो the paintings, the portraits, the donations that are pasted on the school classroom wall, they do not want to learn anything out of that, but they want to steal these things। वो इन चीज़ों को चुरा कर ले जाना चाहते हैं। ये ज़िंदगी में इनको पता ही नहीं है कि जिन चीज़ों से हमें लर्न करना है उन चीज़ों को ये चुरा कर पाना चाहते हैं। इनको लर्निंग का जो प्रॉपर तरीका है वही नहीं मालूम है कि कैसे चीज़ों को लर्न किया जाता है, बल्कि जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें साधन हैं इनको सिखाने की, उन साधनों को ये दूसरे तरह से पाना चाहते हैं, उसको चुरा लेना चाहते हैं। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। अब ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? For lives, पूरे जीवन भर, that slyly turn in their cramped hole,
ये जो बच्चे हैं स्लाइली टर्न, टर्न किसको कहते हैं? टर्न कहते हैं मुड़ना। हमारी गति जीवन में क्या होती है? हम अपनी दुखद परिस्थितियों से सुखद परिस्थितियों की ओर प्रस्थान करते हैं, न कि उसमें लौटते हैं। हम अपने घर से निकलकर बाहर जाते हैं चीज़ों को लर्न करने के लिए, न कि हम बार बार घूमकर अपने घर में वापस आते हैं। घर किस चीज़ का प्रतीक है? शेल्टर का। आपका घर आपको केवल शेल्टर दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन लर्निंग के लिए, सीखने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा। लेकिन ये क्या करते हैं ये बच्चे? फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न, ये बड़ी चतुराई से मुड़ मुड़ कर वापस आते हैं का। और एक दो दिन की बात ये नहीं है, फॉर लाइफ्स, उनकी अपने पूरे जिंदगी में दिस इज व्हाट दे डू थ्रू आउट देयर लाइफ, कि दे डू नॉट वांट टू गो आउट टू लर्न द थिंग्स। ये व्यापक दुनिया का परिचय नहीं पाना चाहते हैं, बट क्लेवरली, कनिंगली दे फ्रीक्वेंटली कम बैक टू देयर ओन पोजीशन। उनकी जो वर्तमान स्थिति है, जो दुख से भरी है, निराशा से भरी है, हताशा से भरी है, बार बार लौटकर उसी परिस्थिति में ही ये जीना चाहते हैं। ये बाहर नहीं जाना चाहते, बाहर जाकर कुछ लर्न नहीं करना चाहते, या ये अपने जिंदगी का दे डू नॉट वांट टू एक्सपैंड देयर लाइफ्स, बट दे फ्रीक्वेंटली टर्न टू देयर नैरो बैकग्राउंड। अपने संकीर्ण पृष्ठभूमि की ओर बार बार ही लौट कर आते हैं। और कैसे? स्लाइडली, बड़ी चतुराई से, कनिंगली। वहां पर भी इनका अप्रोच कनिंग है। अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि अपने लाइफ में इनका जो अप्रोच है चीज़ों को पाने का, वो क्या है? कनिंग है। ये गलत तरीके से चीज़ों को पाना चाहते हैं, और उसी कनिंगनेस का प्रयोग ये अपने जीवन में भी करते हैं। ये बार बार अपने उसी संकीर्ण धरातल पर आते हैं, न कि विस्तार की। हमारी संस्कृति क्या कहती है? अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो प्रभु, हमें असत से सत की ओर ले चलो। लेकिन यहाँ पे चाल उल्टी है। ये बार बार अपने अंधेरे में ही लौटते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन। और कहाँ? इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। यहाँ इनके घर को कवि ने होल कहा है, बिल कहा है, माद कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्रैम्प्ड होल का मतलब नैरो हट्स, इनकी जो तंग झोपड़ियाँ हैं जिसमें लोग ठूस ठूस कर मानो भरे हुए हैं, ऐसी अपनी तंग कोठरियों में, ऐसी अपने संकीर्ण बैकग्राउंड में ये बार बार धूर्ततापूर्वक लौटना चाहते हैं। फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट। और ये क्रम कब तक चलता है? फ्रॉम फॉग, सुबह के धुंधलके से लेकर के, फॉगी एटमॉस्फेयर से लेकर के इंडलेस नाइट, कभी खत्म न होने वाली रात तक। अर्थात यहाँ फॉग किस चीज़ का प्रतीक है? उनके जन्म का। उनका जन्म ही होता है फॉगी एटमॉस्फेयर में। When they get born into their families, nothing is certain, nothing is clear, everything is painted with fog। और उनके जिंदगी में तो फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, अर्थात जन्म से इंडलेस नाइट किस चीज़ का प्रतीक है? ऐसी रात जो कभी खत्म न हो। ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये मृत्यु का प्रतीक है। तो यहाँ फॉग टू इंडलेस नाइट का मतलब जन्म लेने से मर जाने तक इनका यही क्रम चलता है कि ये धूर्ततापूर्वक बार बार अपने तंग कोठरियों की जो तंग हाल जिंदगी है उसी में लौट लौट कर ये आना चाहते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज इन देयर लाइफ, दे frequently come back to their own narrow background. So this is what happens from birth to death. This is an endless process in their life. On their slag heap. अब slag heap क्या होता है? If you have a chance to visit any factory, any mining place, अगर आपको कभी मौका मिले कि आप किसी फैक्ट्री में या किसी खदान वाले क्षेत्र में जाएं, तो खदानों से जो चीज़ें निकलती हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है मेल्ट करके। और प्योरीफिकेशन की इस प्रक्रिया में जो अपशिष्ट निकलता है
धातु अलग हो जाती है और उसमें जो गंदगी होती है अलग हो जाती है। तो जो अपशिष्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्लैग कहते हैं। तो इनको देखकर लगता है ऑन देयर स्लैग हीप दे आर सिटिंग ऑन दी वेस्ट मटेरियल, इनकी जिंदगी मानो कचरे के ढेर पर है। इसका मतलब क्या है? यहाँ कचरा किस चीज का प्रतीक है? रिसोर्सेस, जिससे इनकी जिंदगी पाली पोसी जाती है, जिन संसाधनों से, वो स्लैग से अलग कुछ नहीं है, वो अपशिष्ट मात्र है। तो जो रिसोर्सेज इन्हें प्राप्त हैं इनके जीवन में, वो स्लैग हीप है, वो कचरे का एक ढेर है। एंड दे आर सिटिंग ऑल द टाइम ऑन देयर स्लैग हीप। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पेव्ड थ्रू बाई बोन्स। और ये जो बच्चे हैं, वियर स्किन्स, इन्होंने मानो ऐसी खाल धारण कर रखी है, पेव्ड थ्रू बाई बोन्स, जिनके बीच से उनकी हड्डियां झांकती हैं, अर्थात दे आर वेरी लीन एंड थिन। इनको देखकर लगता है कि इनकी जो दुबली पतली शरीर है, उसमें इनके स्किन्स के बीच से इनकी हड्डियां झांकती हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और इन्होंने जो चश्मे पहन रखे हैं, स्पेक्टेकल का मतलब ग्लासेस, गॉगल्स, तो ऑफ स्टील, उसका फ्रेम किस चीज का है? स्टील का है। विद मेंडेड ग्लास, और जिसमें जो शीशा लगाया गया है, जो ग्लास लगाया गया है, वो मेंड करके लगाया गया है। एक तो होता है कि हम चश्मे की दुकान से चश्मा खरीदते हैं जिसमें प्रॉपरली मशीन से चश्मे का ग्लास लगाया गया होता है, लेकिन इन्होंने जो चश्मे लगा के रखे हैं वो कैसे हैं? स्टील फ्रेम्ड चश्मे हैं, उनका फ्रेम तो स्टील का है, लेकिन उसमें ग्लास कैसे लगे हैं? मेंडेड। इन्होंने अपने हाथ से ही कहीं से कांच को तोड़कर उसकी मरम्मत करके इसमें लगा दिया है, रिपेयर करके लगाया है ग्लास को। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और इनके ग्लासेस को देखकर ऐसे लगता है जैसे बॉटल को तोड़ करके उनके कांच के टुकड़ों को ऑन स्टोन्स, पत्थरों पर रख दिया गया हो। तो इनके जो स्टील फ्रेम्ड चश्मे हैं, जिसमें इन्होंने अपने हाथ से ही कांच को तोड़कर उसके शीशे लगा लिए हैं, मेंडेड ग्लास जिसमें लगा हुआ है, उनको देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थरों पर बॉटल को तोड़कर उसके कांच के टुकड़ों को रख दिया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, इनका पूरा समय और इनका पूरा विस्तार, आर फॉगी स्लम, क्या है? धुंधलके में डूबा हुआ इनकी झोपड़पट्टी है। अर्थात इनका पूरा समय और इनकी पूरी जिंदगी कैद है, कहाँ पे? फॉगी स्लम में, इस झोपड़पट्टी में। और ये झोपड़पट्टी कैसी है? फॉगी है। नथिंग इज क्लियर हियर, यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सब धुंधला धुंधला सा है। तो इनकी पूरी जिंदगी ही अनिश्चितताओं में से घिरी हुई है। अब कवि लास्ट में कहता है, सो ब्लॉट देयर मैप्स। ब्लॉट माने होता है मिटाना, इसलिए इनका जो अपना नक्शा है उसको मिटा दो। विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, और इनका नक्शा इसलिए मिटा दो कि इनके नक्शे में इनका जो स्लम है, इनकी जो झोपड़पट्टी है, वो इतनी बड़ी है एज डूम, जैसे कयामत। कयामत क्या है? शास्त्रों में, प्राय हर धर्म शास्त्र में ये संकल्पना है कि एक कयामत की दिन आएगा, एक प्रलय का दिन आएगा, जिस दिन पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और वो दिन बहुत लंबा होगा, सामान्य दिनों से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि को मिटने में बहुत समय लगेगा। तो एक कयामत की रात या कयामत की दिन आएगा जिस दिन पूरी की पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, और वो दिन या वो रात बहुत बड़ी होगी। तो कवि लास्ट में कहता है कि इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनका जो मैप है, इनकी जो जिंदगी है, उसको, इनके जो जीने का तरीका है, इनका जो मैप है, इनका जो नक्शा है, जिसके अकॉर्डिंग ये जीते हैं, उसको ब्लॉट कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, क्यों मिटा देना चाहिए? क्योंकि इनके नक्शे में
इनका जो स्लम है, इनकी जो झोपड़ियों वाली बस्ती है वो इतनी बड़ी है जितना कयामत का दिन होता है या कयामत की रात होती है। अर्थात इनकी जो जिंदगी है उसमें इनकी मुसीबतें, इनकी तकलीफ़ें, इनकी अनिश्चितताएं इतनी बड़ी हैं कि उनका कोई एंड नहीं है। दे हैव एंडलेस प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट देयर मैप ब्लॉटेड। इनके मैप को मिटा देना चाहिए, अर्थात कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए कि इनके जो जीने का तरीका है जिसमें अनिश्चितताएं हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, वो ख़त्म हो, ये भी सामान्य लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकें। हम्म? So this is what the poet has tried to explain through this stanza. So the next stanza we will take any time in the evening today or tomorrow. So thanks. So